वेलकम टू ओझा इंग्लिश वॉरियर्स। दिस इज़ पंकज ओझा एंड आज हम करेंगे जीआईसी लेक्चरर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं आप सबको और बता देना चाहता हूँ कि ये कोई बोर्ड नहीं है, ये आयोग है। बहुत सारे लोग बोर्ड और आयोग में फ़र्क भूल जाते हैं। ये कोई बोर्ड नहीं है, ये कमीशन है। यहाँ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसको ठीक से देख लीजिए बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, ताकि इसमें आप ही का कल्याण छुपा हुआ है, ताकि इसमें आप अच्छा कर पाएँ। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए। इन जॉफरी चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स the pardoner preaches a sermon that is highly hypocritical given his own character. What is the central Latin theme or text of his recurring sermon? क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आंसर होगा? ठीक, यहाँ पूछा गया है, तो इसको आप देखिए और आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट चूँकि ये लाइव क्लास है नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ, चूँकि उद्देश्य आपकी तैयारी करवाना है। तो यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। ओके, क्या है ये? रेडिक्स मेलोरम एस्ट क्यूपिडिटेस। इसका क्या मतलब हुआ? अब आप कहेंगे ये क्या है सर? तो बेसिकली उसका उपदेश है लालच सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि वो खुद घोर लालची है। एक भ्रष्ट अधिकारी का रिश्वत के खिलाफ जैसे भाषण हो, वैसे ही है ये। वैसे ही जैसे कोई चोर आपको अपनी तिजोरी सुरक्षित रखने के फ़ायदे बताए। तो ये चीज़ आप समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि कैंटरबरी टेल से क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस पोर्टर सीन इन विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ एक्ट 2 सीन 3 provides comic relief immediately following the murder of King Duncan. However, it also deeply reinforces this central theme of the play through its reference to a Jesuit priest. Question number 2. Options are given: the divine right of kings, the inevitability of madness, the concept of equivocation, the healing power of nature. 4 options are given. तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ दिए गए विकल्पों में जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। इसको ध्यान में रखिए, सी जवाब देने वाले सही हैं। आपको बता दें, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवोकेशन जवाब देने वाले सबके सब यहाँ पर सही होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? ये दृश्य इक्विवोकेशन मतलब गोल मोल बातें करने के विषय को उजागर करता है, जहां सच को छिपाने के लिए शब्दों से खेला जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए, मैंने कुछ नहीं किया कहकर सच्चाई छिपाना। जैसे कोई छात्र कहे मैंने किताब खोली थी, लेकिन ये ना बताए कि पढ़ाई 1 मिनट भी नहीं की, कुछ इस तरह का। तो ध्यान में रखिए। As good almost kill a man as kill a good book. Who kills a man kills a reasonable creature, God's image, but he who destroys a good book kills reason itself. In which of his great prose works does Milton make this passionate plea against censorship? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए। हालांकि पीजीटी यूपी पीजीटी में मिल्टन नहीं है, तो पीजीटी के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सही आंसर होगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ए रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब लोग सही होंगे। एरोपेजेटिका में मिल्टन ये बात कहते हैं। हम सबको मालूम है कि मिल्टन का प्रेस की स्वतंत्रता और सेंसरशिप के खिलाफ एक बहुत कड़वा बचाव है। किसी लेखक की किताब को बिना पढ़े जला देना, इस सब की बात वो करते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई बिना चखे ही पिज़्ज़ा को कूड़े में फेंक दे कि वो ख़राब है। तो एरोपेजेटिका में बेसिकली मिल्टन आर्ग्यूज पावरफुली अगेंस्ट प्रेस सेंसरशिप एंड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In William Wordsworth's philosophical poem lines composed a few miles above Tinton Abbey,
He describes profound psychological and spiritual maturation. He states that no longer looks on nature as he did in his youth, but rather he know hears in it. Four options are given: the voice of a jealous god, the echoes of classical mythology, the roar of an angry, destructive sea, the still sad music of humanity. So, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपको बता दें, जिन लोगों ने डी रिस्पॉन्ड किया है या जिनके मन में डी का ख्याल आ रहा होगा, डी ऑप्शन देने वाले सही आंसर देने वाले सही हैं. द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ द राइट आंसर. वर्ड्सवर्थ मेच्योर व्यू ऑफ नेचर इज डीपली कनेक्टेड टू ह्यूमन सफरिंग एंड एम्पथी. ध्यान में रखिएगा, प्रकृति अब उनके लिए सिर्फ सुंदरता नहीं है, बल्कि उनमें उसे मानवता के दुख और शांति का संगीत सुनाई देता है. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. ऐसे समझिए जैसे बचपन में बारिश में नहाना मज़ा था, लेकिन बड़े होकर कपड़े सूखने की चिंता सताना, इस तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. पीबी शैलीज और टू द वेस्ट विंड इज हाईली सेलिब्रेटेड फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स एंड ड्राइविंग स्ट्रक्चरल मोमेंटम. What precise stanza form does Shelley employ to achieve this sweeping wind-like effect across the 5 sections of the poem? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देना है. तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब लोग सही होंगे. टर्जा राइमा, ओके, एंडिंग इन अ कपलेट. ध्यान में रखिएगा. सो शैली यूजेस द इंटरवूवन ए बी ए बी सी डी सी. क्या है? ए बी ए, ओके, ध्यान में रखिएगा. बी सी डी सी ऐसे. दिस रिदम, ही यूजेस दिस रिदम ऑफ टर्जा राइमा टू मिमिक द अनस्टॉपेबल विंड. शैली हवा की तेज गति को दर्शाने के लिए टर्जा राइमा का उपयोग करते हैं, जैसे एक के बाद जुड़ती हुई लहरें. समझ रहे हैं? तो ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है. जॉन कीट्स फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इन अ लेटर टू हिज ब्रदर्स. He defined it as the ability of a writer to be in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. Which specific writer did Keats name as the ultimate possessor of this capability? जॉफरी चौसर, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ. तो पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, तो आप सब समझ रहे होंगे. वो क्या बात करते हैं कि किसके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी इन 4 विकल्पों में सबसे ज़्यादा है. तो आपको बिल्कुल जवाब देना होगा. नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात आएगी तो विलियम शेक्सपियर इज़ द राइट आंसर. ध्यान में रखिएगा. ओके. Keats praised William Shakespeare's ability to embody multiple perspectives without forcing a single moral conclusion. ध्यान में रखिएगा, कीट्स के अनुसार शेक्सपियर बिना किसी पूर्वाग्रह के रहस्य और अनिश्चितता को स्वीकार कर सकते हैं. बिना समाधान ढूंढे समस्या को समझना, ये वैसा ही है जैसे आपको पता हो कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, पर आप बिना गुस्सा किए बस इंतजार कर रहे हैं. समझ रहे हैं बात को? ओके, आई होप यू गॉट इट. एज यू ऑल नो, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, दैट्स वाई मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. लेकिन इससे क्वेश्चंस की क्वालिटी कम नहीं हो जाती. मैं लाइव आऊँ तो ना आऊँ तो क्वेश्चन आपको क्वालिटी के मिलेंगे और होलिस्टिक अप्रोच के साथ मिलेंगे. ठीक है, सिलेबस अच्छी बात है, सिलेबस होना चाहिए, लेकिन हमें हर एक इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए. ये भी एक फैक्ट है. इसमें देखिए, हमारा उद्देश्य कोई भी स्टूडेंट, विद्यार्थी, प्रतियोगी हमारा भाई दुश्मन नहीं है. सिलेबस से क्वेश्चन आने चाहिए, मेरा मानना है. लेकिन अगर कोई टीजीटी की भी तैयारी कर रहा है, पीजीटी की भी तैयारी कर रहा है, जीआईसी लेक्चरर की भी तैयारी कर रहा है, तो उसे तीनों के लिए तैयार रहना चाहिए. उससे थोड़ा फ़ायदा ही मिल जाता है. बाकी मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन देने चाहिए. वो तो कोर्ट में चैलेंज होगा ही और ये पेपर कैंसिल करवाया जाएगा. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसिस इज अ quintessential Victorian dramatic monologue. The aging hero famously declares his intent to strive, to seek, to find, and not to yield. To whom is Ulysses primarily directing his final rousing speech?
at the port. Question number 7, options are given: his aging mariners and fellow sailors. Option 2, his son Telemachus. Option 3, the citizens of Ithaca. Option 4, the gods of Mount Olympus. Very important question. Question number 7 for LT grade and GIC lecturer. So, in question number 7, what is the correct answer? Definitely the correct answer is option A. Keep in mind his aging mariners and fellow sailors. Ulysses urges his old crew members to embark on one last heroic voyage. अपने पुराने नाविकों को आह्वान करता है यूलिसेस कि साथियों, जीवन की अंतिम महान यात्रा पर चलने के लिए वो प्रेरित कर रहा है। जैसे एक रिटायर हो रहा कैप्टन आखिरी मिशन पे अपने साथियों को बुलाए, जैसे 80 साल के कोई व्यक्ति अपने दोस्तों को एक बार फिर से गोवा ट्रिप पर चलने के लिए उकसा रहा हो, ऐसे समझिए इसको। I hope you got it. Let's move on to next question. Matthew Arnold's profoundly pessimistic poem Dover Beach concludes with the haunting image of the world as darkling plain, where ignorant armies clash by night. This famous concluding metaphor is a direct historical allusion to an event recorded by which ancient historian? Question number 8, wonderful question. Herodotus, okay, Homer, Plutarch, Thucydides. तो इस क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में डी रिस्पॉन्ड करने वाले सही होंगे, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर डी रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब सही हैं। ये अंधेरे में लड़ती हुई सेनाओं का मेटाफर है जो थियोसिडिडस, ओके, थियोसिडाइडस के इतिहास से प्रेरित है, जहाँ लोग भ्रमित होकर अपनों से ही लड़ बैठे थे, बिना सच जाने बहस करना, जैसे वैसे कुछ है। तो ध्यान में रखिए, थियोसिडिडस द बैटल ऑफ एपिपोल, ओके, ये वहाँ से प्रेरित है। द मेटाफॉर alludes to the night battle of एपिपोल, where soldiers could not tell friend from foe, they were unable to differentiate. तो वहाँ से ये लाइन्स हैं, यहाँ से वो allusion है। Question number 9, the epigraph to T.S. Eliot's The Wasteland, the epigraph to T.S. Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock is taken from the Dante's Inferno. The speaker of the epigraph, Guido da Montefeltro, is speaking from hell. What specific thematic purpose does this epigraph serve to Prufrock ensuing monologue? Question number 9, 4 options are given. Read 4 options. This question will help you understand the concept. It indicates that Prufrock is literally dead and speaking as a ghost. It establishes that Prufrock is only confessing his deep insecurities because he believes nobody in the real world will ever hear him. It demonstrates Prufrock's supreme intellectual superiority over the women in the room. It serves as the political allegory for the devastation of the world war. Question number 9 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये चारों ऑप्शन जैसा कि हमने देखे, यहाँ बी जवाब देने वाले सही होने चाहिए। जिन लोगों ने भी बी रिस्पॉन्ड किया है वो सबके सब सही हैं। इट एस्टैब्लिशेस दैट प्रूफ्रॉक इज ओनली कन्फेसिंग हिज डीप इनसिक्योरिटीज बिकॉज ही बिलीव्स नोबडी इन द रियल वर्ल्ड विल एवर हियर हिम। ध्यान में रखिए, प्रूफ्रॉक अपनी कमजोरियों को केवल इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे सुन नहीं रहा है। बंद कमरे में जैसे आईने में बात करना वैसे ही है, जैसे कोई बाथरूम में बेसुरे गाने गाता है क्योंकि उसे लगता है कि नल की आवाज़ के कारण कोई सुन नहीं रहा है, वैसे ही प्रूफ्रॉक बिहेव कर रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। W.B. Yeats' masterful poem Sailing to Byzantium opens with line, "That is no country for the old men." In the context of Yeats' personal mythology, what does the ancient city of Byzantium ultimately symbolize? Question number 10 options are given: the chaotic biological cycle of birth, reproduction and death, the turbulent political landscape of early 20th century Ireland, the eternal artificial and perfected realm of
art, intellect, and spiritual permanence, the lost innocence of childhood and pastoral simplicity. बताइए क्या जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्ड कीजिए। तो आई होप जिन लोगों ने LT के भी लेक्चर्स, जैसे मैंने प्री के कराया है, मेंस का कराया, सब किया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन कराए, तो दे विल फाइंड इट वेरी इजी। यहाँ पर सी रिस्पॉन्ड करने वाले सही हैं। द एटर्नल, आर्टिफिशियल एंड परफेक्टेड realm ऑफ आर्ट, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअल परमानेंस, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर यीट्स के लिए बाइजेंटियम एक ऐसी जादुई और शाश्वत दुनिया है जहाँ कला और विचार कभी बूढ़े या नष्ट होते ही नहीं है। ध्यान में रखिए इस बात को। ओके, बाइजेंटियम रिप्रेजेंट्स अ टाइमलेस वर्ल्ड ऑफ आर्टिस्टिक परफेक्शन, फ्री फ्रॉम बॉडीली डिके। Keep this in mind. Let's move on to next question. Thomas Hardy's novel The Mayor of Casterbridge famously begins with the protagonist Michael Henchard committing a shocking act while drunk. What is the subtitle Hardy attached to this deeply tragic novel? Question number 1. The life and death of a man of character, a pure woman faithfully presented. The story of a fallen man, अ नॉवल ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट। तो क्या सब टाइटल है ये पूछा गया है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर लेट मी टेल यू, ए रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब सही हैं। ओके, क्या है सब टाइटल? लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ओके, द सब टाइटल हाईलाइट द हेंचार्ड्स स्ट्रॉन्ग बट फ्लॉड कैरेक्टर। ओके, ध्यान में रखिए। एंड ऑफ कोर्स दिस इज हिज अल्टीमेट डेस्टिनी। उप शीर्षक क्या दिखाता है कि नायक का, प्रोटैगनिस्ट का अपना कैरेक्टर ही उसकी सफलता और पतन का कारण है। अपनी ही जिद से अपना नुकसान करना, समझ रहे हैं? जैसे कोई कहे मैं जीऊंगा भी अपनी शर्तों पर और गिरूंगा भी खुद के ही केले के छिलके पर। ठीक, ध्यान में रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ व्हाट आई वांट इज facts. Teach these boys and girls nothing but facts. Facts alone are wanted in life. What character vehemently champions the soul-crushing utilitarian philosophy in Charles Dickens' Hard Times? क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्ड करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शंस दिए हुए हैं जोसिया बाउंडबाय, मिस्टर मैकर मैकचो चाइल्ड, द स्टीफन ब्लैकपूल, द थॉमस ग्रैडग्रैंड। तो यहाँ पर आपको बता दें, इन चारों विकल्पों में डी रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब सही होंगे। जिन लोगों ने डी रिस्पॉन्ड किया है वो सबके सब सही हैं। ग्रैंड केवल तथ्यों और आंकड़ों में विश्वास करता था। ठीक, उसके लिए कल्पना और भावनाओं का कोई स्थान नहीं था। वो प्यार को सिर्फ एक रासायनिक प्रतिक्रिया मानता था, या ऐसे टाइप के लोग। ठीक है, तो थॉमस ग्रैंड इज़ द राइट आंसर। जैसे कोई गणित का टीचर आपको गोलगप्पे खाते वक्त उसके परिधि और व्यास निकालने को बोलने लगे कि भैया इसकी परिधि और व्यास निकालो, तो ऐसे ही टाइप की पर्सनैलिटी है थॉमस ग्रैंड की। George Orwell's Animal Farm is a biting allegorical novella representing the events leading up to the Russian Revolution and the subsequent Stalinist era. In this allegory, the brilliant but exiled pig Snowball historically represents. Question number 13, wonderful, very important question for LT grade English, GIC lecturer English. Question number 13 का जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में 4 ऑप्शंस आर गिवन। यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। ओके, तो स्नोबॉल पिग का कैरेक्टर लियोन ट्रॉट्स्की पर आधारित है, जिसे स्टालिन ने सत्ता से बाहर कर दिया था। ध्यान में रखिएगा। तो स्नोबॉल इज द इंटेलिजेंट विजनरी and he is ousted, ध्यान में रखिए, he was visionary and ousted by the ruthless Napoleon Stalin. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In John Dryden's brilliant political satire, Absalom and
Achitophel, the poet uses biblical characters to represent contemporary political figures involved in the exclusion crisis. Which prominent historical figure is viciously satirized as the fickle and multifaceted character Jimri? That's again very important question. Keep this in mind. किसको ये जिमरी कह के संबोधित करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ध्यान में, ड्राइडन ने बकिंगम के ड्यूक का मजाक उड़ाया है, ध्यान में रखिएगा, बकिंगम के ड्यूक का मजाक उड़ाया है, जो एक ही समय में राजनेता है, मस्खरा टाइप का है, संगीतकार बनने की कोशिश करता है। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। जिन लोगों ने सी रिस्पॉन्ड किया है वो सबके सब सही हैं। इन अलेक्जेंडर पोप्स analogy on criticism, what does Pope specifically define as nature to advantage dressed? What often was thought but never so well expressed? Question number 15, true wit, true judgment, poetic justice, the sublime. क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्ड करना है आप सभी को। और क्वेश्चन नंबर 15 में लेट मी टेल यू, यहाँ पर जिन लोगों ने भी ए रिस्पॉन्ड किया है वो सबके सब सही हैं। ट्रू विट, ठीक, पोप के अनुसार, एक्चुअली पोप डिफाइंस ट्रू विट एज एक्सप्रेसिंग अ कॉमन ट्रूथ इन अ अनकॉमनली परफेक्ट वे। कहने का मतलब ये है कि वो असली बुद्धिमत्ता वो है जहाँ किसी आम विचार को बेहतरीन और सटीक शब्दों में पेश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉज enormous popular play, Pygmalion, fundamentally critiques the rigid British class system based on accents. Okay, the title of the play is drawn from famous mythological story originally recorded in which classical text? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में 4 ऑप्शंस आर गिवन, आपको जवाब देना है। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पर डी रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब सही हैं। डी रिस्पॉन्ड करने वाले ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ये ओविड की उस कहानी से लिया गया है जिसमें एक मूर्तिकार को अपनी ही बनाई मूर्ति से प्यार हो जाता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, जैसे बहुत सारे लोगों को अभी तक जानकारी ही नहीं है कि जीआईसी लेक्चरर का 4 महीने पहले से ही हमारे पास लिटरेचर कोर्स है और इसमें पूरी थियरी है इंग्लिश हिंदी में और 10,000 MCQs भी दिए हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपने जीआईसी लेक्चरर नहीं पढ़ाया, तो उनके लिए है, ये एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक, और इसके अलावा 15 प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। इनके भी प्रैक्टिस सेट में भी हर सेट में 80 क्वेश्चन लिटरेचर के, ग्रामर के, और हर एक सेट के का इंग्लिश और हिंदी, हर एक क्वेश्चन का इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऐसे बिल्कुल आसान शब्दों में कि सिर्फ आपको पढ़ लेना है। तो अब इससे आसान तो कुछ दिया नहीं जा सकता। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर ऐसे दिखता है, ध्यान में रखिए। राजा राव हाईली फिलोसॉफिकल साहित्य अकेदमी अवार्ड विनिंग नॉवेल The Serpent and the Rope is heavily structured around which core Indian philosophical concept, symbolizing directly by its title? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लेट मी टेल यू, यहाँ बी रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब सही होंगे। ध्यान में रखिएगा, कौन सही होगा? बी रिस्पॉन्ड करने वाले सब सही होंगे। तो ये अद्वैत वेदांत पर आधारित है, जहाँ अंधेरे में पड़ी रस्सी मतलब सत्य को भ्रमवश सांप मतलब माया समझ लिया जाता है। ओके, भ्रम और वास्तविकता का अंतर नहीं हो पाता, ये समझ लीजिए। ऐसे जैसे रात के अंधेरे में कुर्सी पर रखे कपड़ों को देखकर भूत समझ लेना। इन मुल्क राज आनंद ट्रेजिक नॉवेल कूली, द प्रोटैगनिस्ट मुन्नू, अ यंग बॉय फ्रॉम कांगड़ा, represents the extreme exploitation of the Indian working class. What is the specific medical cause of Munnu's untimely death at the end of the novel? क्वेश्चन नंबर 18 का रिस्पॉन्ड करना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बता दें, यहाँ पर सी जवाब देने वाले सही होंगे। चारों ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो उसे क्या हो गया था, शिमला की ठंड में रिक्शा खींचने की भारी मेहनत के कारण मुन्नू को क्षय रोग मतलब टीबी हो जाता है, जिससे उसकी मौत होती, क्योंकि उस समय टीबी का कुछ खास इलाज नहीं था जिस समय सेटिंग है नॉवेल की। आई वेंट टू रोमन कैथोलिक स्कूल, a mugging zoo among the wolves. These deeply personal lines reflecting a profound sense of alienation and the search for identity in India appear in which poem by Nizam Ezekiel? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम आपको बता दें ए जवाब देने वाले सही होंगे। बैकग्राउंड कैजुअली इज़ द राइट आंसर। और एजिकल इस पोएम में अपने यहूदी होने और भारत में एक बाहरी महसूस करने के संघर्ष को दिखाते हैं, एक अलग पहचान के साथ बड़े होना, मतलब ये चीज जैसे पूरी बिरयानी की दावत में इकलौता वेज पुलाव खाने वाला इंसान, वही हालत नज़ीम एज़ेकियल की है जिसका वो वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम द रोड नॉट टेकन इज फ्रीक्वेंटली मिस इंटरप्रेटेड एज अ ट्रायम्फेंट एंथम ऑफ इंडिविजुअलिज्म। However, within the text of the poem itself, what crucial detail does the speaker reveal about the two roads? That's a wonderful question. That is very important question. 4 options are given और आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में डी रिस्पॉन्ड करने वाले सही हैं। बोथ रोड्स वर एक्चुअली वॉर्न रियली बट द सेम। अब कहने का मतलब वास्तव में दोनों रास्ते एक ही, ठीक है, एक जैसे ही घिसे हुए थे। यह केवल मन की तसल्ली है कि उसने एक अलग रास्ता चुना। उसमें ऐसे कुछ नहीं है, इंडिविजुअलिज्म जैसा कुछ नहीं है जैसे कि लोग उसको लेते हैं कि हमने ये रास्ता चुना, ठीक है। जैसे आप सोचें कि आपने स्पेशल चाय चुनी है जबकि दोनों कप एक ही बर्तन से डाले गए थे, तो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये दिस इज द एंथम ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ऐसा कुछ नहीं है पोएम में। Ernest Hemingway's tragic masterpiece, A Farewell to Arms, tell the story of Frederick Henry and Catherine Barclay during World War I. Hemingway borrowed the title of this novel from a 16th century poem written by। क्वेश्चन नंबर 21 को रिस्पॉन्ड करना है और क्वेश्चन नंबर 21 में बी रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब सही होंगे, ध्यान में रखिएगा। ये सोर्स पूछा गया है। तो इस जो नॉवेल का शीर्षक 16वीं सदी के कवि जॉर्ज पील की एक कविता से लिया गया है जो युद्ध से विदाई के बारे में है, हथियार डाल देने के बारे में है। तो पील्स पोएम बिड्स फेयरवेल टू द वेपन्स ऑफ वॉर, a theme Hemingway applies to World War I. Harold Pinter's one-act play The Dumb Waiter revolves around the two hitmen, Ben and Gus, waiting in a basement for their next target. What intensely absurd element drives the primarily comic tension in the play? 4 options are given. ध्यान में देखिए। ऑप्शन ए है द बेसमेंट कीप्स फ्लडिंग विद वाटर, अ मिस्टीरियस फोन कीप्स रिंगिंग विद अ फॉरेन लैंग्वेज ऑन द अदर एंड, अ मैकेनिकल फूड लिफ्ट कीप्स सेंडिंग डाउन रिटन ऑर्डर्स फॉर extravagant dishes they cannot provide, an invisible dog keeps barking incessantly in the room above them। क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या जवाब होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में लेट मी टेल यू, यहाँ सी रिस्पॉन्ड करने वाले सही होंगे। मैकेनिकल फूड लिफ्ट कीप्स सेंडिंग डाउन रिटन ऑर्डर्स फॉर एक्स्ट्रावेगेंट डिशेज दे कैन नॉट प्रोवाइड। तो यहाँ पर एक खराब लिफ्ट, ठीक है, एक खराब लिफ्ट डम वेटर से लगातार अजीबोगरीब विदेशी पकवानों के ऑर्डर आते हैं, ठीक है, जो वे बना नहीं सकते, जिसने एक अजीब रहस्य पैदा होता है जिससे, ठीक है, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मेनेस के लिए जाने जाते हैं। तो ध्यान में रखिए, जैसे आप टेंट हाउस वाले हों और कोई आपसे चांद पर शादी का सेटअप मांगे, कुछ ऐसी ही बात।
Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize in Literature in 1913, largely based on the English translation of Gitanjali, Song Offerings, which prominent Western poet wrote the highly influential introduction of this English tradition. क्वेश्चन नंबर 23 को रिस्पॉन्ड करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 23 का क्या सही जवाब होगा, चारों ऑप्शंस को पढ़िए, और यहाँ पर ए रिस्पॉन्ड करने वाले सही हैं, डब्ल्यू बी ईट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डब्ल्यू बी यीट्स ने गीतांजलि के अंग्रेजी संस्करण की प्रस्तावना लिखी, जिससे पश्चिमी दुनिया में टैगोर मशहूर हो गए, ध्यान में रखिए। Girish Karnad's seminal play Hayavadana deals with the theme of fragmented identity through the story of Devadatta, Kapila and Padmini. Karnad openly acknowledged that the play's central plot was borrowed from which Western author's novella. किससे बोरो किया गया, कौन से वेस्टर्न ऑथर के नॉवेला से बोरो किया गया? तो अगर आपने एलटी ग्रेड की तैयारी अच्छे से की थी तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर डी रिस्पॉन्ड करने वाले सही होंगे। ये जो प्ले है टॉमस मान के द ट्रांसपोज्ड हेड्स पर आधारित है, जहाँ दो दोस्तों के सिर आपस में बदल जाते हैं, ध्यान में रखिए। V.S. Naipaul's novel The Mimic Men explores the post-colonial condition through the memoirs of an exiled Caribbean politician writing from a hotel in London. What is the name of this protagonist? Question number 25 का जवाब दीजिए। गणेश राम सुमेर, राल्फ सिंह, मोहन विश्वास, सलीम। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर बी रिस्पॉन्ड करने वाले सही होंगे, ध्यान में रखिए। राल्फ सिंह एक निर्वासित राजनेता हैं। ही इज़ reflected on his fractured identity, you can say, and the failed politics of island nation. तो राल्फ सिंह निर्वासित राजनेता हैं जो लंदन में के एक होटल में अपनी आत्मकथा लिखकर अपनी नकलची पहचान को समझता है, ठीक। तो यहाँ पर बी रिस्पॉन्ड करने वाले सब के सब सही होंगे। Amitabh Ghosh's sweeping historical saga, The Glass Palace, spans a century of history in South Asia. The novel's opening specifically details the British invasion and subsequent exile of the royal family from which specific historical kingdom. क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में लेट मी टेल यू, यहाँ पर सी रिस्पॉन्ड करने वाले सही होंगे। और ये उपन्यास म्यांमार, जो पहले बर्मा नाम से जाना जाता था, कि राजा थिबाऊ और उनकी पत्नी के भारत में, मतलब रत्नागिरी में निर्वासित जीवन से शुरू होता है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विक्रम सेठ's critically acclaimed debut novel, The Golden Gate, which appeared in 1986, is famous for its highly unusual structural format. Which of the following accurately describes this format? क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में चारों ऑप्शंस को पढ़िए और जवाब दीजिए। When you go through all the 4 options, ए जवाब देने वाले यहाँ सही होंगे। It is written entirely in verse using the वन गिन स्टैंजा फॉर्म। अब ये क्या होता है, ठीक। तो पूरा का पूरा, यू कैन से द एंटायर नॉवेल इंक्लूडिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स इज कंपोज्ड इन 14 लाइन्स ऑन एट स्टैंजा, ध्यान में रखिए। पूरा का पूरा जो उपन्यास है कविता के रूप में लिखा गया, जिसमें अलेक्जेंडर पुष्किन की ओनेगिन शैली जो होती है, ओनगिन शैली का प्रयोग किया गया है, जैसे कि पूरी कहानी को शायरी में सुनाना, इस तरह कुछ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In her fierce confessional poem and introduction, Kamala Das aggressively defends her choice of language against critics who tell her not to write in English. What is her core argument regarding the English language? Question number 28. Read all the 4 options and respond. So if you go through the 4 options very carefully, you will come to know that only D is the correct option.
The language she spoke becomes authentically hers, reflecting her own distinct joys, लॉन्गिंग्स एंड वॉइस। ध्यान में रखिए, डी रिस्पॉन्ड करने वाले सही होंगे। तो बेसिकली कमला दास का तर्क है कि जिस भाषा में वो अपने सुख दुख व्यक्त कर सकती हैं वो भाषा उनकी अपनी बन जाती है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेड यूजेस हाईली एंथोलॉजाइज्ड पोएम The Thought Fox is fundamentally a metaphorical exploration of the brutal hunting practices in the English countryside, the mysterious, almost magical process of poetic inspiration and the act of writing, the impending environmental destruction of natural habitats, the cunning and the deceitful nature of modern politicians. Question number 29। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या सही जवाब होगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ बी जवाब देने वाले सही होंगे। ध्यान में रखिएगा। और ये पोएम विचार के आने और उसे कागज़ पर उकेरने की जो एक क्रिएटिव प्रोसेस, कवि की प्रेरणा का एक मेटाफर है। ठीक जैसे आधी रात को नींद में अचानक याद आया कि गैस खुली रह गई एकदम झटके से। सो द फॉक्स एंटरिंग the speaker's mind represents a wild idea slowly forming into a poem. ध्यान में रखिए। Walt Whitman's famous poem "O Captain, My Captain" departs significantly from his usual free verse style as seen in The Leaves of Grass. It employs traditional rhyme and meter. For whom was his deeply conventional elegy written? So that's an easy question, I think, question number 30। तो इन क्वेश्चन नंबर 30 में मुझे लगता है सी रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब सही होंगे। अब्राहम लिंकन इज़ द राइट आंसर। Whitman wrote this rhyming elegy to mourn the assassination of President Lincoln after the Civil War in America। ठीक ध्यान में रखिए। तो ये 30 क्वेश्चंस मैंने फिर आपको कराए, इनको ध्यान से देख लीजिएगा और फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं। एप्लीकेशन पर जीआईसी लेक्चर का पूरा लिटरेचर कोर्स, पूरी थियरी बहुत डिटेल में, और उसके साथ 10,000 MCQs, हर एक टॉपिक पे MCQs और 15 प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हुए हैं। यू कैन अवेल। और मैं ये क्लास करवाता रहूँगा आपको जब भी, जैसे ही अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इसीलिए रिकॉर्डेड आपको मिल रहा है। तो मैं ये करवाता रहूँगा, एग्ज़ाम तक मैं आपका साथ देता रहूँगा। अभी इसके पहले भी आपको मालूम है TGT, PGT, LT ग्रेड हर जगह मैंने ह्यूज वीडियोस बनाए और पूरा मैंने कोशिश की, और यहाँ भी हमारी कोशिश जारी रहेगी आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए, और बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वॉरियर्स।